गाइस देखते हैं कि इस हफ्ते के आप लोगों ने कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं उनको पूछा है और एक एक करके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करी जाएगी। जिन लोगों को हमारे संडे चर्चा एपिसोड्स के बारे में नहीं पता है उनको मैं बता दूं, हर संडे 8 AM पर हम वीडियो रिलीज करते हैं संडे चर्चा एपिसोड्स के नाम से। उस वीडियो के अंदर हम लोग पुराने संडे चर्चा के कमेंट सेक्शन में जो आप लोग क्वेश्चंस डाउट्स वगैरह पूछते हैं उनको आंसर करने की कोशिश जो है वो करी जाती है। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर यश का है। Sir, now in SEO we can automate some type of reports creation like organic traffic and keywords ranking, but sir, in some reports still needs to be created partially manually by exporting required data from tools for reports like site audits, competitor analysis, and strategic or action plan based reports. So, sir, is it okay if I create these manually or should these be fully automated? देखिए fully automated तो आप नहीं कर पाएंगे। जो strategic और action plan based reports या insights के बारे में बात आपने करी वो तो बिल्कुल भी आप ऑटोमेट नहीं कर पाएंगे। बाकी जितनी भी चीजें आपने बताई है वो किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल के अंदर जिसके अंदर आप अपने डोमेन को ऐड करेंगे वो भी आपको ये इनसाइट से सारी रिपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर देता है। आप चाहे तो उसको मंथली बेसिस पे शेड्यूल कर लें, वीकली बेसिस पे शेड्यूल कर लें और अपने जो उस टूल के अंदर डैशबोर्ड्स अगर आप बनाना चाहते हैं कि मैं क्या डेटा देखना चाहता हूं, कितने दिनों की डेटा देखना चाहता हूं, वो आप वहां पर बना सकते हैं। तो इट इज वेरी मच हाईली कस्टमाइजेबल। अगर कोई भी आप प्रॉपर एक एसईओ टूल यूज कर रहे हैं किसी भी वेबसाइट को मैनेज करने के लिए तो बड़ा मुद्दा नहीं है, ठीक है। और हर चीज को ऑटोमेट करने की कोशिश भी नहीं करनी है। अगर उसकी ओरिजिनलिटी खत्म हो रही है या उसका हम कहें वेटेज खत्म हो रहा है, जैसे अगर आपने स्ट्रैटेजिक रिपोर्ट को ऑटोमेट करना चाहा तो प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगी, बिकॉज वहां पर आपको 2 4 5 पॉइंटर्स ही मेंशन करने होते हैं कि भाई ये हमारी अभी तक की स्ट्रैटेजी रही, ये हमने रिजल्ट्स अचीव किए और ये हमारी नेक्स्ट जो स्ट्रैटेजी है वो है। तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि 70-80% ऑफ द डेटा जो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से कलेक्ट करके ला रहे हैं और उनको अच्छे तरीके से विजुअलाइज करके किसी भी रिपोर्टिंग टूल के अंदर डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल गूगल डेटा स्टूडियो के अंदर आप उसको लेकर आ रहे हैं, तो वहां पर केवल आप डेटा को लेकर आ रहे हैं और विजुअलाइज करा रहे हैं। बट उस डेटा से क्या इंसाइट्स निकल के आई और आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे वो तो आपको मैनुअली ही करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं और ये है टिप्स फॉर हेल्थियंस का एक क्वेश्चन है। सर, वी कैन जनरेट कंटेंट यूजिंग ChatGPT फॉर ई-कॉमर्स कैटेगरी पेजेस। समटाइम्स वी हैव ओनली फ्यू प्रोडक्ट्स इन certain categories, so we generally need to add some short block type content to help these pages rank. Creating unique human written content for each category is very time consuming. Also we can use ChatGPT to generate content for guest posting as well. ये इनके क्वेश्चन है थोड़ा सा GPT कंटेंट के अराउंड। देखिए जब भी हम एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट की बात करते हैं, एक थंब रूल आप समझने की कोशिश करिए कि जिस पेज को आप रैंक करना चाहते हैं कंटेंट के बेसिस पे, अगर वहां पर कंटेंट गड़बड़ है तो वो पेज नहीं रैंक होगा। अगर आप बैकलिंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कंटेंट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं वहां पर उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन गेस्ट पोस्ट एक बहुत ही सुपीरियर टाइप ऑफ बैकलिंक्स है। वहां पर अगर आप कंटेंट इस टाइप का डाल रहे हैं जो रोबोटिक है, जो बहुत ज्यादा एआई बेस्ड जो है वो लग रहा है, वहां पर कोई फैक्ट्स नहीं है, थोड़ा सा आपने ये देखा नहीं कि दूसरे लोगों ने किस टाइप की गेस्ट पोस्ट जो है वो डाली हुई है, तो फिर आपको प्रॉब्लम जो है वो होगी। दूसरी बात, ऐसे पेजेस जिनको रैंक करने की आपको बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ रही है या उनमें बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, जब आपने कॉम्पिटिटर एनालिसिस करी तो आपको समझ में आया अच्छा ये प्रोडक्ट्स का तो सर्च वॉल्यूम इतना कम है और कॉम्पिटिटर बड़ी आसानी से इन प्रोडक्ट्स के ऊपर रैंक कर जा रहा है, थोड़ा ही उसने कंटेंट डाला है रैंक कर जा रहा है, तो वहां पर कंटेंट क्रिएट करने में आपको उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ChatGPT वगैरह से थोड़ा बहुत आउटलाइन लेकर, थोड़ा बहुत कंटेंट भी लेकर, अपना कुछ कंटेंट वहां पर ऐड करके आप उस कंटेंट को जो है पब्लिश कर सकते हैं। तो बेसिकली ChatGPT से कितना कंटेंट लें और क्या लें ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कंटेंट आप कहां पर यूज करने जा रहे हैं। अगर आप अपने मेन पेजेस के ऊपर उस कंटेंट को यूज करने जा रहे हैं तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि ChatGPT से केवल आप आउटलाइन लें, आइडियाज लें, बिकॉज जिस टाइप से एआई मॉडल्स टेक्स्ट को जनरेट करते हैं ये गूगल के लिए पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज नहीं तो कल इसमें प्रॉब्लम्स जो है वो आएंगी ही आएंगी। बहुत सारे लोग आपसे बोलेंगे हमने बहुत सारा जो है ChatGPT के थ्रू कंटेंट लिखा और वो रैंक करा। उसके पीछे रीजन यही है कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके या जिनके अगेंस्ट वो फाइट करके रैंक कर रहे हैं उनमें भी उतना ज्यादा दम नहीं है। मैं हमेशा से क्या आपको बताते आया हूं कि एसईओ एक रिलेटिव चीज है। आप रैंक करेंगे या नहीं करेंगे ये आपके एफर्ट्स के साथ दूसरे की पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के अंदर उसकी कितनी स्ट्रांग पोजीशन है। जितनी उसकी स्ट्रांग पोजीशन उतनी आपकी भी स्ट्रांग स्ट्रैटेजी जो है वो होनी चाहिए, तभी आप जो है वहां पर रैंक कर पाएंगे। तो अगर मैं सारी चीजों को फिर से समराइज करने की कोशिश करूं तो हाँ, गेस्ट पोस्ट के लिए आप थोड़ा बहुत जो ChatGPT का कंटेंट है वो यूज कर सकते हैं बट फुल्ली नहीं, बिकॉज गेस्ट पोस्ट से आपको बेनिफिट ही इसीलिए मिलता है बिकॉज आप अपने हिसाब से कंटेंट लिखते हैं, आप अपने हिसाब से वेबसाइट जो है वो सेलेक्ट करते हैं और अपने हिसाब से आप लिंक प्लेसमेंट जो है वो करते हैं, एंकर टेक्स्ट वगैरह सब कुछ आप अपने हिसाब से जो है वो सेलेक्ट करते हैं। तो बहुत ज्यादा आपके पास कंट्रोल होता है, आप सबसे बेस्ट चीजें जो है वो करना चाहते हैं।
इसलिए मैं वहां पर भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं हमेशा आपसे कहते आया हूं कि चैट जीपीटी से केवल आप कंटेंट का आइडिया ले, बहुत सारे आपको आइडियाज जो है वो मिल जाएंगे, आपको स्ट्रक्चर जो है मिल जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कंटेंट को और कैसे बड़ा किया जाए, तो उसके लिए आपको हेडिंग्स, टॉपिक्स जो हैं वो सारी चीजें मिल जाएंगी। एंड ट्रस्ट मी, ये कंटेंट राइटिंग में 50% काम है। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं, कंटेंट राइटिंग में बस कंटेंट ही लिखना आना चाहिए। अगर आपको चीजें पता नहीं होंगी कि मेरे ब्लॉग का या मेरे पेज का जो कंटेंट का फ्लो है वो किस तरीके का हो, किस टाइप से मैं कंटेंट को मेंशन करूंगा, अगर ये सारी चीजें जो है वो पहले से क्लियर नहीं होंगी तो आप कंटेंट भी नहीं लिख पाएंगे। तो जो मैंने बताया ये चीज भी बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीजों के लिए आप चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं। उसके बाद जब आप कंटेंट लिखते हैं वो कंटेंट आपके सामने आता है, तो जो भी उस कीवर्ड के ऊपर पहले से पेजेस रैंक कर रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर के पेजेस रैंक कर रहे हैं, जरा आप उनसे कंपेयर करने की तो कोशिश करें, देखें, तो आपको खुद ही एज अ ह्यूमन समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये वाला पेज ना मेरे को कन्विंस नहीं कर पा रहा है, ये वाला पेज मेरे को ज्यादा अच्छा कन्विंस कर रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? क्या उसी कंटेंट को गो लाइव कर देंगे या फिर आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे? अगर आप एक अच्छे एसईओ हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि फंडामेंटली ह्यूमन ब्रेन की जरूरत है। आप 100% उस चीज के ऊपर जो है वो रिलाई नहीं कर सकते, और हमेशा आपको एक अपनी रिलेटिव पोजीशनिंग जो है वो देखनी है कि कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में आप कैसा कर रहे हैं अगर आप एसईओ करने जा रहे हैं। बिकॉज लड़ाई इसी चीज की है कि तुम पहली पोजीशन पे हो, मैं तुमको बीट करके पहली पोजीशन पे आना चाहता हूं। अलग अलग कीवर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पहली पोजीशन पर पहुंचने की लड़ाई भी अलग अलग तरीके की हो सकती है, एफर्ट्स भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। बिकॉज ये सारी चीजें, कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड्स की डिफिकल्टी, उन कीवर्ड्स के ऊपर अभी तक कितना कंटेंट लिखा जा चुका है, इन सब चीजों के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होता है। अगर आप बोले कि भाई ठीक है, मैंने ना एक ही बैकलिंक बनाया था, क्वालिटी बैकलिंक, और उससे ही ना ये वाला हमारा पेज जो है वो पहली पोजीशन के ऊपर रैंक कर गया, बट जरूरी नहीं है कि दूसरे प्रोजेक्ट के लिए भी यही चीज लागू हो। बिकॉज जिन क्वेरीज के ऊपर आप उस स्पेसिफिक सेकंड वाले पेज को रैंक करना चाहते हैं, वो जो आपके क्वेरीज हैं या कीवर्ड्स हैं वो कॉम्पिटिटिव ज्यादा है, उनके ऊपर कॉम्पिटिटर्स काफी टाइम से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट लिखा जा चुका है, तो उसमें ज्यादा आपको एफर्ट्स करने की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए काफी मुश्किल हो जाता है ये बताना कि आखिर चैट जीपीटी की भी अगर हेल्प ली जाए तो कितनी ली जाए, किस टाइप के कंटेंट में। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि यहां पर आपका अपना ह्यूमन ब्रेन और आपके जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं, वो काम में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर जस्ट वॉच का क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं, एज अ मार्केटर शुड वी टेक ऑन अ प्रोजेक्ट दैट हैज लो मार्केट इंटरेस्ट, मीनिंग द target audience is small and Google keyword planner shows low search volume with no bid amount, because if the project doesn't perform well, the client or the owner might blame us for it. Another related question, if the keywords for a particular project in a specific location have very low search volume, should we focus only on running meta ads for that project? हाँ, कर सकते हैं अगर आपको ये लगता है कि ये वाला प्रोजेक्ट जो है गूगल के ऊपर परफॉर्म नहीं करेगा बिकॉज वहां पर जो सर्च वॉल्यूम है वो ही नहीं है, तो हो सकता है आप कीवर्ड्स को बॉटम ऑफ द फनल के लेवल पर देख रहे हो, तो थोड़ा सा मिडिल ऑफ द फनल वाले कीवर्ड्स को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, उनकी भी एनालिसिस करने की कोशिश करें, साथ ही जो टॉप ऑफ द फनल वाले आपके कीवर्ड्स होते हैं उनकी भी एनालिसिस करने की कोशिश करें। अगर आपको वहां पर भी सर्च वॉल्यूम कम देखने को मिल रहा है तो आप ये सोच सकते हैं कि चलो थोड़ी सी आउटबाउंड मार्केटिंग जो है वो हम लोग कर सकते हैं और मेटा के ऊपर आप जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मेटा के ऊपर आपने एड्स चलाए, आपको रिजल्ट नहीं मिला, उसके बाद ऑफर के साथ आपने मेटा के ऊपर एड्स चलाए, आपको रिजल्ट मिल गया। तो बहुत सारी चीजों को आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत जो है वो होती है। अच्छा, एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि बहुत सारे सिनेरियोज में ऐसा भी होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स या बहुत सारी सर्विसेज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए बने ही नहीं होते हैं। आप कितनी भी मेहनत कर लें बट वो नहीं चलते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और ऑफलाइन में वो बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे हार्डवेयर शॉप्स होती हैं, राइट? अगर आप देखें तो हार्डवेयर शॉप्स में गिनी चुनी जो ब्रांड्स हैं वो होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हिंडवेयर हो गया, ठीक है, जगुआर हो गया, और इसी तरीके से सोमानी एक करके एक ब्रांड है, मैं थोड़ी सी नॉर्मल ब्रांड जो आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से बहुत सारी जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं वो होती हैं। अब ऐसे में अगर आप ये सोचें कि भाई मेरा ना एक स्टोर है, मेरा एक शोरूम है, चलो मैं अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाऊं और वहां से सेल करने की कोशिश करूं, बहुत मुश्किल है। सब कुछ ठीक है, ब्रांड अच्छी है, उनका अपना ब्रांड प्रेजेंस अच्छा है, सब कुछ ठीक है, बट लोग उसको खरीदते ही नहीं है ऑनलाइन। अगर किसी को कुछ खरीदना है, फॉर एग्जांपल वॉश बेसिन खरीदनी है, या फिर किसी को टैप्स जो है वाटर टैप्स लेने हैं, या किसी को शार्ट्स खरीदने हैं, तो वो शॉप में ही जाकर लेगा, वो ऑनलाइन नहीं लेगा, ऑनलाइन इंक्वायरी कर लेगा, बट फिर भी नहीं लेगा जाकर, राइट? अगर आप एड्स रन करते हैं तो एड्स रन करने में अगर आपने ऑफर्स वगैरह रन किए तो फिर वो देख लेगा, बट वो पर्सन जो है वो खरीदेगा जाकर या ऑर्डर देगा जाकर शोरूम में ही जाकर। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनकी केपीआईज बेसिकली नहीं डिसाइड हो पाती हैं कि भाई हम कैसे मानेंगे कि इस एड से ही जो है वो विजिटर आया हुआ है। तो बड़ा मुश्किल होता है इन सारी चीजों को ट्रैक करना। तो आप ये मान के चले कि बहुत सारे सिनेरियोज में ऐसा भी होता है कि
वो बिजनेसेस ऑनलाइन परफॉर्म ही नहीं करते, इसमें गलती किसी की भी नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नसीम का है। सर, आप क्लाइंट्स के लिए गूगल एड्स या फेसबुक एड्स के लिए मीडिया प्लान बनाते हैं तो क्लाइंट से उसका कुछ चार्ज करते हैं बिल्कुल फ्री में, या कंसल्टेशन कॉल या डिस्कवरी कॉल भी फ्री होती है? इसके अलावा जब क्लाइंट आता है तो सबसे पहले आपका क्या स्टेप होता है, आप उससे कैसे सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं बिजनेसेस की? अब देखो, मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पर जो आपने डिस्कवरी कॉल की बात करी, डिस्कवरी कॉल बेसिकली 10 15 20 मिनट की होती है, यही जज करने के लिए कि उनकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्या है, और हमें समझ में आ जाता है कि वो किस काम के लिए जो है वो आए हैं। तो डिस्कवरी कॉल तो फ्री होती है। डिस्कवरी कॉल में ही हम लोग ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि उनको केवल कंसल्टेशन की जरूरत है या उनको प्रॉपर जो है हमारी सर्विसेज की जरूरत है। फिर उसके हिसाब से फर्दर हम लोग आगे जो है वो चार्ज करते हैं। कंसल्टेशन हमारा फ्री नहीं है, बट डिस्कवरी कॉल जो है वो हमारी फ्री है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा पर्सन हमारे पास आता है जिसको अपनी वेबसाइट का एसईओ कराना है, और उसके पास एक दो लोगों की टीम भी है, और वो उस पर काम जो है वो भी करवा रहा है। अब जब हम डिस्कवरी कॉल में बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, इसको ना टीम की जरूरत नहीं, इसको पूरी सर्विसेज की जरूरत नहीं, बिकॉज इसके पास भी टीम है, वो भी कुछ काम करेगी। तो हम क्या करते हैं, हम उनको कंसल्ट कर देते हैं, या फिर हम उनका एक ऑडिट करके उनको दे देंगे। एंड अगेन, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आखिर वो प्रोजेक्ट कितना कॉम्प्लेक्स था, या हम अगर ऑडिट करने जा रहे हैं, या हम अगर कोई प्लान उनको दे रहे हैं, तो कितना हमें अमाउंट जो है वो चार्ज करना चाहिए, कितनी रिसोर्सेज वगैरह जो है हमारी लगेंगी। तो ये सारी चीजें प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वैरी करती हैं। बट यहाँ पर जो आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है, डिस्कवरी कॉल हमारी फ्री होती है, कंसल्टेशन कॉल्स हमारी फ्री नहीं होती हैं। अब मीडिया प्लान के लिए ऐसा हम लोग चार्ज नहीं करते, बट एसईओ के ऑडिट वगैरह के लिए हम लोग चार्ज करते हैं। मीडिया प्लान के लिए हम लोग इसलिए नहीं चार्ज करते क्योंकि देखो, मीडिया प्लान का जो काम है ना, वो पोस्ट ऑनबोर्डिंग जो है वो शुरू होता है। ऐसा नहीं होता है कि क्लाइंट जो है वो डिस्कवरी कॉल में हमारे पास आया और हमसे कहे कि सर पहले आप पूरा मीडिया प्लान बना कर दें, हमको समझ में आएगा तो हम काम करेंगे, हमको नहीं समझ में आए तो हम नहीं काम करेंगे। तो वो चीज तो हम लोग करते नहीं है। तो फिर अब वहां पर तो चार्ज ले ही नहीं सकते कि हम आपको मीडिया प्लान केवल बनाकर दे देंगे और हम आपसे जो अमाउंट है वो ले लेंगे, हम अपनी फीस जो है वो ले लेंगे। तो वो तो हम करते ही नहीं है। तो बेसिकली मीडिया प्लान पोस्ट ऑनबोर्डिंग की एक्टिविटी है, जो फुल्ली हम क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर लेते हैं, वो हमारे साथ आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है, पेमेंट्स हो जाते हैं, तब जाकर हम मीडिया प्लान बनाते हैं। तो स्पेसिफिकली अलग से मीडिया प्लान का हम लोग कोई भी अमाउंट जो है वो चार्ज नहीं करते। आपको भी डिस्कवरी कॉल तक कोई भी चार्जेस नहीं करने चाहिए। अगर आप किसी से बात करें उसकी रिक्वायरमेंट को समझने के लिए तो कोई चार्ज नहीं है, बट अगर उसकी रिक्वायरमेंट समझने के बाद आप उसको कुछ स्ट्रैटेजिक लेवल पर कंसल्ट करते हैं, अपना समय देते हैं, आप कुछ एसओपीज उसको बताते हैं, ठीक है, कुछ भी आप अपने स्किल बेसिस पे अगर आप बता रहे हैं, तो फिर आप उसका जो चार्ज है वो आप उससे लेते हैं। प्रॉब्लम केवल सुनने का चार्ज नहीं होता कि हम केवल आपकी प्रॉब्लम सुन रहे हैं, नहीं, प्रॉब्लम सुनने के बाद हम अगर इनपुट्स भी उसी में दे रहे हैं, फिर वो एक तरीके से डिस्कवरी कॉल नहीं रह गई, फिर वो एक तरीके से कंसल्टेशन कॉल हो गई। तो कंसल्टेशन कॉल का तो हर कोई जो है वो चार्ज करता ही है। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन सैयद का है। हाय सर, फॉर माय क्लाइंट कैलेंडली बुकिंग्स एजेक्स फॉर्म फिल्स एंड कॉल्स आर इंपॉर्टेंट इन गूगल एड्स, शुड आई सेट कैलेंडली एंड कॉल्स एज सेकेंडरी कन्वर्जन्स एंड कीप द फॉर्म फिल एज प्राइमरी कन्वर्जन? बिल्कुल सही है। आई विल सेट अप एनहांस्ड कन्वर्जन फॉर लीड जनरेशन इन द फ्यूचर फॉर फॉर्म सबमिशन। नहीं, साथ में ही क्यों नहीं, अगर आप फॉर्म सबमिशन को एज कन्वर्जन ट्रैक करें तो उसको साथ में इनहांस्ड कन्वर्जन की तरीके से ये आप ट्रैक करें, और आप कैलेंडली बुकिंग्स को और कॉल्स को ना एक तरीके से सेकेंडरी कन्वर्जन्स की तरीके से मार्क कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर मार्केटिंग बाई सनी का है। सर, एक क्लाइंट आया जिसके पास अभी ना वेबसाइट और ना ही फिजिकल स्टोर, फिलहाल वो सिर्फ सोशल मीडिया हैंडल्स मैनेज करवाना चाहता है। उनका ड्रीम एक सुपरमार्केट जैसा बिजनेस खड़ा करने का है, जिसमें वो मेल एंड फीमेल क्लोथिंग, बैग, शूज, कॉस्मेटिक्स, इन फ्यूचर और भी प्रोडक्ट्स जो सुपरमार्केट में होते हैं उनको सेल करना चाहते हैं। क्लाइंट का बजट भी काफी लिमिटेड है। क्या हम मेटाएड्स के थ्रू 20 किलोमीटर रेडियस में टारगेटेड कैंपेन्स चलाकर लीड जनरेट कर सकते हैं, या कोई और लो बजट स्ट्रैटेजी सजेस्ट कर सकते हैं? तो प्लीज गाइड करें। देखो यार, अगर वेबसाइट नहीं है या कोई ऑनलाइन स्टोर नहीं है तो आप केपीआईज कैसे मेजर करेंगे? आपने ऐड चला दिया, ठीक है, लोगों ने ऐड आपका देख लिया, उसके बाद जो वो एक्शन कर रहे हैं वो ऐड को एट्रीब्यूट हो, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? या तो आप ये करें कि आपने 20 किलोमीटर के रेडियस के अंदर एक अवेयरनेस काइंड ऑफ जो ऐड है वो चला दिया, और अपना एक कूपन जो है वो लॉन्च कर दिया कि भाई हमारा ये स्टोर है, अगर आप यहाँ से कुछ भी 2000 से ऊपर का जो है वो खरीदते हैं तो ये वाला कूपन जो है वो आपको लेकर आना है, आपको 10% का जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। तो जितने भी लोग वो कूपन लेकर आएंगे, आप भाई उस चीज को मेजर कर सकते हैं फुटफॉल के बेसिस पर कि हाँ भाई आज 5 कूपन आया, आज 6 कूपन आए। अब क्योंकि ये वाले जो आपके स्पेसिफिक कूपन है वो केवल सोशल मीडिया पे ऐड देखने वाले लोग जो है वो आपके पास लेकर आएंगे, तो आप उस चीज को मेजर कर सकते हैं कि जो हमारा ऐड चल रहा है उससे कितनी अवेयरनेस जो है वो हो रही है। बट अगर वेबसाइट नहीं है तो फिर वेब बेस्ड इंटरैक्शंस को आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे। यही जो मैंने आपको तरीके बताए, इसी टाइप के तरीकों को लगाकर आप जो है वो ट्रैकिंग कर
सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली अवेयरनेस टाइप ऑफ एड ही चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर अगर कोई सुपरमार्केट ओपन भी होती है तो वो क्या करते हैं, वो लीफलेट्स पैम्पलेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस एरिया में, 10 किलोमीटर में, 5 किलोमीटर में, जहां तक उस बिजनेस की जो टारगेट ऑडियंस है वो होती है। यही किया जाता है, वही आपको भी करना है, बट सोशल मीडिया के थ्रू करना है। बट पैम्पलेट्स के थ्रू भी यही प्रॉब्लम होती है कि वो बंदे ने पैम्पलेट देख ली, घर में जाकर रख दी, और उसके बाद 4 दिन बाद वो यहाँ पर आता है वापस आपके स्टोर के ऊपर, आप उससे पूछते नहीं हो कि तुम किस तरीके से आए, तुमने पैम्पलेट ली थी कि नहीं ली थी। तो ये एट्रीब्यूट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर जैसे मैंने कूपन वगैरह का तरीका आपको बताया, उसको लगाकर आप चीजों को ट्राई कर सकते हैं। बट ये सारी चीजें तभी रिस्पॉन्स देती हैं जब आपके ऑफर्स वगैरह बहुत तगड़े हों। अगर आपके एड्स के अंदर आपके ऑफर्स बहुत अच्छे नहीं है, आपके मार्ट को लेकर, आपके सुपरमार्केट को लेकर कोई ऑफर्स नहीं है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको प्रॉब्लम होगी, बहुत ही जनरलाइज जो है वो चीज लगेगी, राइट। तो आई बिलीव ये चीज आपको क्लियर होगी। थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज इसी के अराउंड जो है बनाने की कोशिश करें। एक और यहाँ पर क्वेश्चन डिजिटल डेटा का है। हेलो उमर सर, आई एम रनिंग गूगल एड्स एंड लिंक्डइन एड्स फॉर माय क्लाइंट who are providing international communication services, web development and web transformation services to big companies, but the leads are getting on very expensive like 10K on LinkedIn and 5K on Google Ads। हाँ, यहाँ पर एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जिस निश में आप बेसिकली काम कर रहे हैं ना, वहां पर लीड्स थोड़ी सी महंगी आती है, और उसके पीछे रीजन ये है कि जो आपका रेवेन्यू जनरेशन है फ्रॉम दैट लीड वो भी फिक्स्ड नहीं होता है। हो सकता है आप वेबसाइट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट 50,000 रुपए वाला ले, ये भी हो सकता है कि आप वेबसाइट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट 2 लाख रुपए वाला आपको मिल जाए उसी लीड से। तो यहाँ पर लीड्स थोड़ी सी महंगी होती है। आप मेटा एड्स भी जो है वो ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं, बट ये इंडस्ट्री काफी जो है वो ऊपर जा चुकी है, लीड्स के मामले में काफी महंगी हो चुकी है। तो गूगल एड्स के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी सर्विसेज का टिकट साइज ठीक ठाक नहीं है तो बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। बट फिर भी जो आपने बताया 5,000 रुपीज ऑन गूगल एड्स, इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके आप 3,000-3,500 के आसपास जो है वो ला सकते हैं, जहां तक मेरे को लगता है। फिर भी देखो ना, इन सर्विसेज का जो एड्स है वो चलाना महंगा है, बिकॉज कॉम्पिटिटर ने ही ना बिड्स को काफी हाई करके रखा हुआ है। बहुत टाइम से ना लोग इन सर्विसेज के अराउंड जो एड्स हैं उनको रन कर रहे हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो बिड्स हैं वो महंगी होती चली गई। तो मुश्किल है इस निश को क्रैक करना। सो गाइज, ये थे कुछ इस हफ्ते के संडे चर्चा के क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट संडे चर्चा के एपिसोड में। टिल देन, गुड बाय।